48 घंटे दूर हैं एग्जिट पोल से पूरे भारत के लोकसभा इलेक्शंस का अब कंक्लूजन होने आ रहा है। मई 1 को आखिरी फेज की वोटिंग है और जो कैंपेनिंग है वो भी अब खत्म हो चुकी है और इसलिए नरेंद्र मोदी भी निकल गए हैं कन्याकुमारी की तरफ। अब उन्हें भी सारा संसार का मोह माया छोड़ के मेडिटेशन की जरूरत पड़ रही है इतनी सारी कैंपेनिंग के बाद। अब क्योंकि एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, बहुत जरूरी है कि किस तरह से सारे स्टेट्स ने परफॉर्म किया। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ तक पर हम सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करेंगे और किस तरह से छत्तीसगढ़ में इस बार लोकसभा इलेक्शंस हुए, क्या फैक्टर्स, क्या इशू सबसे बड़े रहे और डोमिनेटिंग रहे, क्या मोदी फैक्टर यहां पर चमका कि नहीं बाकी देश के बाकी राज्यों के साथ साथ, ये देखना बहुत खास होगा। और यहां पर हम कैंडिडेट का बाय एवरी कैंडिडेट हम एक डाइसेक्शन करेंगे कि किस कैंडिडेट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। वीआईपी सीट्स पर पहले बात करेंगे, उसके बाद हम स्वे करते हुए बाकी सीट्स पर लेके जाएंगे। नमस्कार, जय जौहर, आप सभी का स्वागत करती हूं मैं सुमी केवल पटेल। और क्योंकि विधानसभा के हमारे प्रेडिक्शंस काफी आप सबने पसंद किए थे, इसलिए मैं उन्हीं को ही वापस लोकसभा प्रेडिक्शंस के लिए लेकर आई हूं। सुनील कुमार छत्तीसगढ़ पत्रकार, छत्तीसगढ़ अखबार के एडिटर हैं और इनफैक्ट आपको बहुत पसंद करते हैं सर। आपके वो नेचुरल एक बात करने के अंदाज को बहुत पसंद किया जाता है और आपके विधानसभा प्रेडिक्शंस को भी बहुत पसंद किया गया था। उम्मीद है कि आप लोकसभा में भी बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन करेंगे। पहला सवाल यही है सर, और क्योंकि हमारे सामने एक लैपटॉप है, मैं बार बार लैपटॉप देखते रहूंगी, मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूं क्योंकि यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स की हमारे पास फहरिस्त मौजूद है। वीआईपी सीट्स पर पहले हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ वीआईपी सीट्स जैसे राजनांदगांव से हम थोड़ा सा अंत तक के लिए रखेंगे। हम साउथ से शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और बस्तर से शुरू करूंगी मैं सब। वीआईपी सीट वो भी रही और किस तरह से इस बार बीजेपी ने नए चेहरों को फिर से उतारा। 2019 में भी देखा गया था कि बीजेपी ने सारे पुराने चेहरों को भूलकर नए चेहरे उतारे। इस बार भी बीजेपी ने नए चेहरों पर ही अपना भरोसा जताया। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से इस बार नए चेहरों पर भरोसा जताना शायद इस बार फिर उनके लिए काम कर जाए? और बस्तर के हम आएंगे, लेकिन इसका जवाब मुझे पहले चाहिए कि बीजेपी नए चेहरों पर लड़ी और कांग्रेस ने भी इस बार नए चेहरे उतार दिए, तो किसका नया चेहरा ज्यादा चमकेगा? दो चीजें हैं। कांग्रेस के तो कुल 2 ही सांसद थे छत्तीसगढ़ से जी, तो उनको तो 9 नाम नए छांटने की आजादी थी जो पिछले बार हार चुके हैं। उनको दोबारा लाने की कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी कांग्रेस के पास में। तो 2 जो थे पुराने सांसद कांग्रेस के, उसमें से एक ज्योत्सना महंत कोरबा से लड़ रही हैं। लेकिन जहां से हम शुरू करना चाहते हैं, बस्तर के इलाके से, बस्तर सीट से नहीं, इलाके से जी। वहां की जो बस्तर लोकसभा सीट है, आदिवासी रिजर्व सीट है, उसमें दीपक बैज जो कांग्रेस के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सांसद थे अभी तक हैं सांसद, शायद कार्यकाल बाकी है जी। ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ये विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे जी, उसको हार भी गए हैं बिल्कुल। तो अभी अगर ये लड़े रहते सांसद का चुनाव दोबारा, तो एक बार फिर सवाल उठता कि जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो आप अपना विधानसभा चुनाव लड़ने लग गए, शायद इसलिए कि उनके मन में एक महत्वाकांक्षा आ गई थी जी, कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री की बारी आएगी तो दीपक बैज का नाम सबसे बड़ा रहेगा। वो हो नहीं पाया, हार गए चुनाव वो, और कांग्रेस ही चुनाव हार गई तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बात भी नहीं आई बिल्कुल। लेकिन अच्छा हुआ कि दीपक बैज ने इस बार चुनाव लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो कम से कम वो पार्टी के लिए उपलब्ध रहे, थोड़ा सा 11 सीटों पे थोड़ा थोड़ा उपलब्ध रहे वो। उनकी जगह बस्तर से अगर हम देखें तो कवासी लखमा एक बड़े कंट्रोवर्शियल और बड़े पॉपुलर नेता हैं। हम यहीं की चर्चा शुरू कर रहे हैं ना, यहीं से बिल्कुल बस्तर से ही शुरू कर रहे हैं। हम शुरू कर रहे हैं और महेश कश्यप इस बार उतारे गए हैं। पहला इनका बहुत ही नए ये पॉलिटिशियन हैं और भारतीय जनता पार्टी में इनका आरएसएस और वीएचपी से ज्यादा कनेक्शन रहा, उसकी वजह से ही उन्हें यहाँ पर उतारा गया है। कवासी लखमा बहुत सीनियर हो जाते हैं और वही भारतीय जनता पार्टी ने काफी एक कब पॉलिटिशियन पे, जिनको बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, जो सिर्फ एक बार सरपंच रहे हैं, उतना ही पॉलिटिक्स में उनका तजुर्बा था, उनको उतारा है। तो इनके साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगा, मैं बस्तर गई थी इलेक्शंस कवर करने, तो मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज इनके साथ लगा कि बीजेपी को बहुत ज्यादा अंदर गांव में प्रचार प्रसार करने का मौका नहीं मिला। वही अगर कवासी लाखमा की बात करें तो बहुत अंदर छोटे छोटे गांवों में जाकर भी वो लोगों से कनेक्ट कर पाए। तो आपको क्या लग रहा है कि महेश कश्यप और कवासी लाखमा के बीच किस तरह का एक फाइट होगा? लेकिन बस्तर सिटी की मैं बात करूं तो मोदी फैक्टर वहां पर सिटी में, जगदलपुर की सिटी में मोदी फैक्टर ही पूरा छाया रहा। लेकिन गांव की अगर मैं बात
करूं तो आपको क्या लग रहा है गांव में, क्योंकि कांग्रेस के पास ज्यादा एक्सेस था, बीजेपी को नक्सलवाद से और नक्सल्स की तरफ से काफी धमकी आई हुई थी, तो उन्होंने अपनी जान को इस बार ज्यादा खतरे में ना डालकर सिर्फ उन्हीं जगह पर कैंपेनिंग की जहां पर उनको सेफ लगा। तो आपको क्या लगता है इसका क्या उनको फायदा मिलेगा या कांग्रेस को फायदा मिलेगा इस चीज का? भाजपा के नेताओं के साथ हमेशा नक्सल इलाकों में दिक्कत रही। रमन सिंह के 15 साल में उनके जो मंत्री थे इस इलाके के, केदार कश्यप वगैरह, ये सिर्फ हेलीकॉप्टर से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आते जाते थे, कार से सड़क के रास्ते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जा पाते थे। ये हालत थी वहां पे। तो इतना बुरा हाल वहां पे नक्सल इलाकों में भाजपा का रहा, हमेशा से रहा। लेकिन वहां से सीटें अभी जीते हैं। बस्तर की 12 में से शायद 8 सीटें विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीती हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है ना आंकड़ा, करीब जी, करीब। जी। तो भाजपा को वहां पे नक्सल इलाकों में वोट नहीं मिल रहा है ऐसा भी नहीं है। वहां वोट भी मिल रहा है, सीट भी मिल रही है बीजेपी को। जो लोकसभा की सीट है, एक सीट पे 8 विधानसभा सीटें औसत हमारे यहाँ हैं, कुछ पे 9 भी हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो कवासी लखमा और महेश कश्यप नया चेहरा है। लोकसभा चुनाव कभी इन्होंने लड़ा हुआ नहीं है। कवासी लखमा इतना घिसा पिटा चेहरा, ये आदमी इतनी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, इतनी बार जीत गया है। हर बार लोग कहते हैं चुनाव हारेगा इस बार, और हर बार जीत जाता है चुनाव। माहिर आदमी है, माहिर पॉलिटिशियन है। गांव के आदिवासी वोटर को कैसे रुझाया जाता है, कैसे रिझाया जाता है, कैसे उसको खुश रखा जाता है, कैसे किसी की बीड़ी लेके पीना शुरू कर दे। पीने वीने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं है, सार्वजनिक रूप से बैठ जाते हैं कवासी लखमा पीने के लिए कि हमारी आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है। भूपेश बघेल ने तो पिलाने का विभाग ही इनको दे रखा था। 5 साल एक्साइज मिनिस्टर थे ये। बिल्कुल। पैसा रुपया भी एक्साइज मिनिस्टर के पास बहुत सारा आता है। छत्तीसगढ़ में आप जानती हैं ईडी वगैरह ने एक्साइज को लेके जितने केस बनाए हैं, कवासी लखमा का भी नाम है उसमें। जो ईडी का जो चार्जशीट है उसमें इनका भी नाम है। इनका नाम लिख के भेजा है ईओडब्ल्यू को कि एक्साइज का जो दारू का जो 3000 करोड़ रुपया 2 नंबर का है, वो पैसा कवासी लखमा के पास भी पहुंचा है। लेकिन फिर भी मैंने बस्तर में जितने लोगों से बात की, वहां पे ईडी वगैरह के केस जो है ज्यादा मुद्दा गांव देहात में नहीं है। वहां लोग ये देखते हैं कि कैंडिडेट कौन है, उसका बर्ताव कैसा रहा है। कवासी लखमा का बर्ताव अच्छा रहा है। लेकिन एक दिलचस्प बात बताता हूं आपको। जो दीपक बैज यहाँ से सांसद थे, अभी भी हैं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन और हैं। ये दीपक बैज जो है, इनको हराने के लिए कवासी लखमा ने पैसा भेजा था, मोटी रकम भेजी थी। 50 लाख रुपया भेजा था दीपक बैज को हराने के लिए। ऐसा दीपक बैज के करीबी लोगों ने मुझको बताया है कि उनके सामने पैसा पहुंचा था। दीपक बैज ने बात दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं को भी बताई है। ऐसे में अगर दीपक बैज और उनके साथियों के मन में रंज रहेगा कि ये कवासी लखमा ने हमको हरा दिया, विधानसभा का चुनाव हरवा दिया दीपक बैज को पैसा भेज के, तो दीपक बैज के मन में ये रंज हो सकता है कि कवासी लखमा को मैं क्यों जिताऊं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि इस सीट से वो सांसद थे, जिताना उनकी जिम्मेदारी है। तुम खुद जीते थे, यहाँ से कैसे हार गया कैंडिडेट एक। दूसरा, कोई तो जीते, ऐसा ना हो कि प्रदेश में 2 सांसद हैं कांग्रेस के आज, और मान लीजिए इस बार के चुनाव में एक भी न रह जाए, तो भी दीपक बैज के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा कि तुम कैसे पार्टी प्रेसिडेंट हो। बिल्कुल। तो मुझको लगता है कि दीपक बैज ने मेहनत की होगी इनको जिताने में, चाहे बहुत ही अनमने ढंग से। तुमने मुझको हराने में कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी मैं तुमको जिता रहा हूँ। तो कांग्रेस ने वहां काम किया होगा कवासी लखमा के लिए, मेरा मानना है। रुपए पैसे की खर्च की कमी न इनको रही होगी, न भाजपा कैंडिडेट को रही होगी। भाजपा जैसा कि देश की सत्ता में है, प्रदेश की सत्ता में है, उसके कैंडिडेट को क्यों कमी रहेगी खर्च की। खर्च के मामले में दोनों बराबर बस्तर सीट पर, ठीक है। आदिवासी इलाकों में जैसा आपने कहा, जो नक्सल इलाके हैं, वहां बीजेपी को जाने में थोड़ी दिक्कत हुई। और शहरों में मोदी की हवा है, तो वहां कवासी लखमा को जगदलपुर शहर, जो कि मुख्यालय है पूरे के पूरे बस्तर इलाके का, वहां पे विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगी तो कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया था वहां से, बीजेपी का विधायक बना वहां से। तो कुल मिलाकर यहाँ पे मुकाबला बड़ा अच्छा माना जाता है। और कांग्रेस अगर मान लीजिए किसी तरह से, मैं केवल एक गणित के आधार पे कह रहा हूँ, कांग्रेस अगर प्रदेश में 11 में से 6-7 सीटें जीतेगी,
मैं संभावना के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, गणित के आधार पे कह रहा हूँ। जी जी अगर 6-7 सीटें जीतेगी तो बस्तर भी उसमें से एक हो सकती है। कांग्रेस की सबसे बुरी सीटों में से नहीं है बस्तर। बिल्कुल। मैं एक बात अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन से सर देखा गया है कि छत्तीसगढ़ एक स्टेट अगर देखा जाए तो बीजेपी स्ट्रांग होल्ड स्टेट माना गया है। 10 सीटें, 11 में से कभी 9 सीटें, उससे ज्यादा कम टैली भी भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता इस बार भी शायद ऐसी स्थिति विपरीत इसकी स्थिति हो कि 9 से कम हो जाए या 8 से कम हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पे फाइट है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार टिकट का जो वितरण है इस बार काफी स्ट्रेटेजिकली किया है और उन कैंडिडेट्स को दिया है जो खर्चा कर सकें। तो 11 कैंडिडेट्स अगर देखे जाएं तो 11 सीट्स में कांग्रेस ने 4 सीटों पर तो सक्सेसफुली फाइट दी है। ये एक सवाल हर कोई जानना चाहता था कि कौन सी ऐसी 4 सीट है जिसपे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी सीट में एक बिलीफ है और एक मानने का और एक अजम्पशन भी चल रहा है कि बाकी सीटों पर तो बीजेपी ऑलरेडी स्ट्रांग होल्ड पे है। लेकिन अगर उन 4 सीटों की मैं पहले से बात कर लूं तो उसमें से एक बस्तर है, नहीं है, आप प्लीज बताएं कि 4 सीटें वो कौन सी है जिसमें बहुत एक कंपटीशन वाली स्थिति है और ऐसी कंपटीशन की अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से निकालती भी है तो भी बहुत कम मार्जिन रहेगा। तो ऐसी कौन सी सीटें हैं? जिन सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा टक्कर देखने को रहा, उसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कोरबा, जहां पे दोनों महिला कैंडिडेट थी, भाजपा की सरोज पांडे जो कि दुर्ग से वहां जाके लड़ रही हैं, काफी दूर से जाके लड़ रही हैं, पैरा ट्रूपिंग कहते हैं लोग उसको। वो छत्तीसगढ़ी मूल की भी नहीं है, तो ऐसी कुछ चीजें वहां लोकल उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। तो लोगों ने कहा कि ये कोरबा में बाहर से आई हुई तो तुम्हारी सोनिया गांधी क्या वो वहां रायबरेली से आई हुई है क्या? वो तो दूसरे देश से आई हुई हैं। तो ये विदेशी परदेशिया वाला मुद्दा जो है ये लोग लोकल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं अपने कैंडिडेट के लिए, जैसे बिलासपुर में देवेंद्र यादव दुर्ग से जाके चुनाव लड़े। बिल्कुल सर, इन सीटों पर हम जाएंगे, लेकिन इन सीटों पर हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन वो 4 सीटें पहले आपने कोरबा कह दिया, एक कोरबा है उसमें। एक दूसरी सीट जो भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ रहे हैं, राजनांदगांव की सीट है 2। तीसरा जो लोग टक्कर में मानते हैं जिस सीट को, मेरा निजी सर्वे नहीं है, लेकिन लोग जो मानते हैं वो कांकेर को मानते हैं, जहां पे बीरेश ठाकुर ये दूसरी बार लड़ रहे हैं। पहले भी कांग्रेस के कैंडिडेट ये रह चुके हैं वहां से। कुल 5000 के करीब वोटों से हारे थे वो पिछला लोकसभा चुनाव। उनके बारे में कहा जाता है कि इस सीट पे अच्छी टक्कर है कांकेर पे। जी, हम कांकेर पे भी आएंगे। हम अभी नेक्स्ट कांकेर पे भी आएंगे। वो चौथी सीट, जी चौथी सीट जो है जांजगीर चांपा के बारे में अधिकतर लोग कहते हैं कि वहां टक्कर है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि एक सीट अगर निकलेगी प्रदेश में तो वो जांजगीर भी हो सकती है, कोरबा भी हो सकती है। भूपेश बघेल के करीबी लोग कहते हैं एक सीट निकलेगी तो नांदगांव निकलेगी, जी। और बस्तर के लोग कहते हैं एक सीट निकलेगी तो कांकेर निकलेगी। लेकिन जिन 4 सीटों पे कांग्रेस की संभावना अच्छी दिख रही है वो ये 4 सीटें दिखती है। लेकिन इन्हीं के टक्कर की 4 में ये 4 हैं कि कोई और 4 हैं, इसमें एक सीट लोग ऐड करते हैं, तो 4 नहीं है, वो असल में 5 है। पांचवी सीट जो है महासमुंद को लोग गिनते हैं, जहां ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ रहे हैं। जो पहले ताम्रध्वज के बारे में यह है कि जिस वक्त कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 1 सीट जीती थी, कुल 1 लोकसभा सीट जीती थी 11 में से, वो ताम्रध्वज ने जीती थी। तो ताम्रध्वज साहू जो हैं इनको ताकतवर उम्मीदवार लोग मानते हैं और महासमुंद जाके वो जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इतने परदेशिया भी नहीं है वो, क्योंकि वहां के प्रभारी मंत्री थे। प्रभारी मंत्री का हो सकता है नुकसान झेलना पड़े, हो सकता है फायदा हो, लेकिन उस सीट को भी लोग गिनते हैं, महासमुंद सीट को। सर, तो ये आपने बता दिया 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें कंपटीशन है, यानी कि एकदम स्ट्रेट आउट बीजेपी नहीं है, वहां पर एक साफ कंपटीशन नजर आ रहा है। वो है एक आपका हो गया राजनांदगांव, एक हो गया कांकेर, एक हो गया जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। अब इन्हीं 5 सीटों पे पहले आते हैं सर। इन 5 सीटों पे
कांकेर, हमने बस्तर की बात कर ली, साउथ छत्तीसगढ़ की एक और एक सीट कांकेर, जो अगेन रिजर्व्ड सीट है बस्तर की तरह, एसटी सीट है वो भी। इनफैक्ट कांकेर की अगर हम बात करें तो कांकेर में बीरेश ठाकुर की आपने बात की, पिछले बार बहुत कम वोटों से वो हारे थे, और मैं कांकेर भी गई थी, तो कांकेर में मैंने बीरेश ठाकुर से बात की। भोजराज नाग बहुत बिजी थे तो उनसे बात ही नहीं हो पाई, और भोजराज नाग का भी कनेक्शन, जो आरएसएस जो स्ट्रॉन्ग रूट का कनेक्शन है, उनकी वजह से उन्हें वो टिकट मिली। कहा जाता है कि उनके एरोगेंस से भी वो काफी ज्यादा बदनाम रहे, और इस बार लोकसभा में काफी ज्यादा बीजेपी को इलेक्शनरिंग करनी पड़ी भोजराज नाग के सपोर्ट में, उनके चांसेस बेटर करने के लिए। बीरेश ठाकुर की अगर बात करें तो उन्होंने अपने बलबूते पर वहां पर कांग्रेस पार्टी के ज्यादा भरोसे न रहकर, पार्टी थी नहीं ज्यादा वहां। एग्जैक्टली मैं वही कह रही थी कि अपने पार्टी के भरोसे ज्यादा ना रहकर अपने पर्सनल पर्सनालिटी पर और अपने पर्सनल लास्ट 5 इयर्स के एटीट्यूड पर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके बारे में एक चीज ये बहुत साफ थी कि हारे तो हारे पिछले बार 2019 में, लेकिन ये जो 5 साल रहे वो बहुत ज्यादा जनसंपर्क में रहे, और उन्होंने अपना जनसंपर्क तोड़ा नहीं, और इसी का फायदा उन्हें बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो बीरेश ठाकुर एक अच्छे कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से, और इन्हें टिकट लेने के लिए इस बार भी मेहनत करनी पड़ी, जनसंपर्क बहुत स्ट्रांग होने की वजह से भी इन्हें मेहनत करनी पड़ी। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इन पर भरोसा जताया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, बीरेश ठाकुर जीत पाएंगे? पिछले बार बहुत कम इनका फासला था, इस बार भी शायद उतना कम हो, क्योंकि मोदी फैक्टर की वजह से शायद हो सकता है भोजराज नाग अपने एरोगेंस के साथ ही निकाल लें ये सीट। देखिए, हम जब छत्तीसगढ़ की सीटों का अंदाज लगाते हैं, कितनी सीटें किसको, एक एक सीट का नहीं, कितनी सीटें किसको, उसमें थोड़ा सा एक फर्क पड़ने जा रहा है कि देश में मोदी को कितनी सीटें मिलती हैं। 330 सीटें थी बीजेपी के पास। बिल्कुल। हम एक बहस के लिए एक आंकड़ा ले रहे हैं कि मान लीजिए 275 हो जाती है सीटें मोदी की। कई लोगों का मानना है कि सीटें कम हो सकती है, कुछ का मानना है ज्यादा भी हो सकती है। अगर सीटें कम हो जाती हैं तो उसकी लहर पूरे देश में रहेगी, एक माहौल पूरे देश में रहेगा, सतह के नीचे एक लहर रहेगी। ऐसी हालत में जो मार्जिनल सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, जिनमें मैं ये चारों पांचों को मार्जिनल सीट मानूंगा, इसमें संभावना कांग्रेस की जीत की बढ़ जाएगी। अगर एक की संभावना है तो 2 हो जाएगी, 2 की है तो 3, 3 की है तो 4, ऐसी संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी सीट है कांकेर। यहाँ पे एक दूसरी चीज ध्यान रखने की जरूरत है, भोजराम नाग, ये पिछले कई महीनों से एक आंदोलन छेड़ के रखा हुआ है इन्होंने, डीलिस्टिंग का, याद है ना आपको? आदिवासी जो कि ईसाई बने हैं उनको आदिवासी आरक्षण से हटा दिया जाए, ये मांग बीजेपी बहुत समय से कर रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत समय से ये मांग जो है, कार्तिक उरांव वगैरह के समय से ये कांग्रेस ने भी ये मांग की थी डीलिस्टिंग की, कि जो आदिवासी ईसाई बन जाते हैं उनको आरक्षण के फायदे से हटा दिया जाए। भोजराज नाग जो है इस आंदोलन को बड़े आक्रामक तरीके से बस्तर में चला रहे हैं। आदिवासी के ईसाई बनने का मामला उत्तर छत्तीसगढ़ में सेटल हो चुका है, बन चुके हैं लोग, 100 साल से बन रहे हैं वहां। बस्तर का जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, बस्तर का इलाका, यहाँ पे अभी ये मुद्दा नया है, ताजा है, चल रहा है। उसमें ये कट्टर हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं भोजराज नाग, जो आपने कहा कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सच्ची है वो बात आपकी कही हुई। लेकिन आरएसएस को रिप्रेजेंट करने वाले सभी 11 हैं, आरएसएस से परे कुछ नहीं है। भले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने अभी कहा है कि भाजपा बड़ी पार्टी बन गई है, अब उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये कहा है, क्यों कहा है, कैसे कहा है, क्या रणनीति राजनीति है, मुझको अंदाज नहीं है, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है 11 सीटें जितनी हैं, आरएसएस का दखल हर एक नाम में रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, इनके लिए एक चुनौती है भोजराज नाग को जिताना, क्योंकि हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा उठाया है इन्होंने यहाँ पे। वैसे ही बीरेश ठाकुर जो है, ये बड़ा मुद्दा है वहां, 5 साल का संपर्क रहा, पिछला चुनाव बहुत कम वोट से हारे, लेकिन रुपए पैसे में कमजोर पड़ रहे हैं इस बार। बिल्कुल। एक बात, कांग्रेस पार्टी का ढांचा नहीं रह गया है पूरे प्रदेश में कहीं भी, सब कैंडिडेट अपने बूते पे लड़ रहे हैं। तो इसलिए बीरेश ठाकुर उस मामले में कमजोर पड़ रहे हैं। भोजराज नाग जो है, इनके साथ प्रदेश सरकार, देश की सरकार, मोदी का चेहरा, डबल इंजन सरकार और हिंदुत्व, और डबल इंजन एक और है जो
सामने आरएसएस का इंजन है, पीछे विश्व हिंदू परिषद का इंजन है हिंदुत्व का, तो हिंदुत्व की डबल इंजन भी इनके साथ है। तो एक कड़ा मुकाबला है यहाँ पर कांकेर में मान लीजिए 5,000 10,000 से अगर कोई जीत हार होगी तो मुझको हैरानी नहीं होगी। कड़ा मुकाबला मैं आज देख रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत कड़ा मुकाबला है इस बार भी, काफी थिन मार्जिन से यहाँ पे जीत और हार हो सकती है। हमने कांकेर की बात कर ली, अब चलते हैं महासमुंद एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने कहा एक सीट है जहां पर रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू होम मिनिस्टर रहे कांग्रेस कार्यकाल में अभी, और वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से बदनाम हुए। अपना जनसंपर्क उन्होंने लोगों से उतना रखा नहीं। साहू समाज के ये बड़े लीडर हैं, लेकिन साहू समाज ही इस बार नाराज नजर आया, कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज नजर आया, कांग्रेस से नहीं। तो क्या इसका फायदा महासमुंद में ताम्रध्वज साहू को मिलते हुए नजर आता है? क्योंकि साहू समाज ने दुर्ग संभाग में उन्होंने एक मीटिंग रखी, अपने सारे लोगों को, कम्युनिटी के सारे लोगों को उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई ज्यादा टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने साहू कैंडिडेट्स को दी नहीं है, सिर्फ टोकन साहू को उतारा है बिलासपुर से। कांग्रेस उसकी की अपेक्षा 2 कैंडिडेट्स को उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं साहू कम्युनिटी इस सीट पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है साहू कम्युनिटी की, तो आपको लगता है ताम्रध्वज साहू को शायद फायदा हो? 2-3 चीजें हैं महासमुंद के बारे में। एक तो यह है कि ताम्रध्वज बाहर से जाके लड़ रहे हैं, रूप कुमारी चौधरी वहीं की हैं। एक दूसरी बात यह है कि ताम्रध्वज साहू समाज के रहने के बावजूद आप साहू समाज के भीतर के अगर आंतरिक विरोधाभास देखेंगी, थोड़ा हिंदी आपको समझने में दिक्कत होगी, इनर कॉन्ट्राडिक्शंस अगर आप देखेंगी साहू समाज के भीतर के, तो जिस वक्त बीरनपुर में ईश्वर साहू के बेटे का कत्ल हुआ, सांप्रदायिक हत्या हुई उसकी, ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री थे, बगल की सीट के विधायक थे, गए नहीं वहां पे। न रविंद्र चौबे गए, न ताम्रध्वज गए, न भूपेश बघेल गए, न प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गए, कोई नहीं गए। कांग्रेस का एक पंजा भी नहीं गया वहां पे। जो पंजा वहां घुसा कॉन्स्टिट्यूंसी में हाथ छाप, वो गैर कांग्रेसी ही था, समझ लीजिए। इतना ईश्वर साहू के बेटे के कत्ल को इतना निग्लेक्ट किया। उस ईश्वर साहू को अमित शाह ने मंच पे खड़ा करके अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया, मंच पे पेश किया। वो ईश्वर साहू समाज का ईश्वर है। आज मैं पूजा के लिए नहीं कह रहा हूँ, समाज का ईश्वर है, समाज का प्रतीक है, विधायक बन गया है वो आके। अब मेरा ये कहना है, साहू समाज क्या ताम्रध्वज साहू को आज देखेगा या ईश्वर साहू को देखेगा? इन्होंने 2 साहू को टिकट दे दी है 11 में से कांग्रेस ने, लेकिन ईश्वर साहू को किसने विधायक बनाया? भाजपा ने विधायक बनाया। कांग्रेस तो उसके घर झांकने नहीं गई, ईश्वर साहू के घर। ठीक है, तो मुझको लग रहा है साहू समाज अगर ये तय करेगा कि ये ताम्रध्वज ने साहू समाज का, साहू परिवार का उसकी उपेक्षा की थी, तो हो सकता है कि बहुत से वोट ताम्रध्वज के खिलाफ जाएं। लेकिन मुझको लगता है जात के आधार पे जब तय होता है फैसला, कोई जाति तय करती है, ये भी तय कर सकती है कि इन्होंने 2 साहू को टिकट दी है 11 में से, जहां जो साहू है हम उसको जिता दें। तो इनका ये होगा साहू लोगों का कि दुर्ग, महासमुंद और बिलासपुर 3 जगह साहू कैंडिडेट हैं। बिलासपुर में बीजेपी का कैंडिडेट साहू है, महासमुंद और दुर्ग में कांग्रेस का कैंडिडेट साहू है। तो ये भी हो सकता है पार्टी ये भी तय करे जहां जो साहू है उसको जिताओ, ताकि हमारे समाज के अधिक लोग पार्लियामेंट में जा सकें। जातियां कई बार इस तरह के स्ट्रेटेजिक फैसले भी करती है, स्ट्रेटेजिक पोल करती है, पार्टी एफिलिएशन से परे जाके करती है। पार्टी की कोई जात नहीं होती और जाति की कोई पार्टी नहीं होती, मौके पे देखते हैं वो। अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझको लगता है कि दुर्ग तो कमजोर कैंडिडेट है, लेकिन ताम्रध्वज की जीत की संभावना बढ़ जाएगी अगर साहू लोग समाज के रूप में ताम्रध्वज को जिता के पार्लियामेंट भेजना तय करेंगे तो। लेकिन 5 साल में ताम्रध्वज साहू ने, चर्चा है कि रुपया पैसा इनके पास बहुत आया, बहुत की चर्चा है, तो चुनाव में इनको दिक्कत नहीं हो रही होगी खर्च में। काम किसी का नहीं किया इन्होंने। इनके आसपास के जो लोग रहे वो बड़े बदनाम किस्म के रहे। इनके बहुत करीबी लोग, इनके घर परिवार, इनके स्टाफ के लोग जो हैं तरह तरह के धंधों में लगे रहे। इन्होंने किसी का कुछ भला नहीं किया। ये जिस महासमुंद से लड़ रहे हैं यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, जिस समय गए लोगों ने कहा 5 साल क्या काम किया तुमने हमारा, 5 साल हम आए कागज लेके तुम्हारे पास, तुम एक काम हमारा नहीं करवा पाए।
तो ताम्रध्वज से वहां प्रभारी मंत्री के होने के नाते नाराजगी भी है लोगों की। लेकिन ताम्रध्वज कैंडिडेट बड़े हैं। जब 11 में से कुल 1 सीट जीती थी कांग्रेस, उस समय ताम्रध्वज साहू जीते थे। तो मुझको हैरानी नहीं होगी अगर ताम्रध्वज वहां से जीत जाएं। लेकिन मेरा कोई सर्वे नहीं है, मैं केवल लॉजिक के आधार पे कह रहा हूं। बिल्कुल, ताम्रध्वज साहू जीत सकते हैं। साहू फैक्टर की वजह से शायद ध्रुव कुमारी चौधरी को एक एज जो मिल रहा था बीजेपी की वजह से, उसे काउंटर कर रहा है। नेक्स्ट सीट है ऐसा कोरबा, बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत पॉपुलर ये सीट है। ये एक ऐसी सीट है जहां पे वुमन वर्सेस वुमन, एक लौती सीट है छत्तीसगढ़ में जहां पे 2 औरतें एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही हैं। और जैसे कि सरोज पांडे बताया सर ने कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग इनकी की गई, ये है दुर्ग की रहने वाली, और इनको वहां पर भेजा गया और इनके अगेंस्ट ज्योत्सना महंत, कांग्रेस ने एक लौती कैंडिडेट अगर किसी को रिपीट किया, वैसे तो कांग्रेस के पास 2 ही ऑप्शंस थे, उनमें से एक अगर उन्होंने रिपीट किया तो वो ज्योत्सना महंत थी, चरणदास महंत लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पत्नी। और रिपीट तो इन्होंने इनको भी किया है ना, बीरेश ठाकुर को भी रिपीट किया है। जी, रिपीट किया है, बीरेश ठाकुर को भी रिपीट किया है अगर देखा जाए तो ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे यहां पर बहुत कॉन्टेस्ट नजर आ रही है। आई थिंक इस सीट को लेकर जो एंटिसिपेशन है लोगों की सबसे ज्यादा है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस अगर कोई सीट निकाल सकती है तो वो यही सीट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सरोज पांडे से नाराज थे और उनको हराने के लिए लगे हुए थे, इतना कि अमित शाह को आकर वहां पर सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि लास्ट मिनट सरोज पांडे के शायद इलेक्शनियरिंग, इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग वहां पर ठीक बैठ गई हो और वो शायद ये सीट निकाल लें। आपका क्या कहना है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट सीट। देखिए, सरोज पांडे को वहां पे बाहरी साबित करने की बहुत कोशिश हुई, बिल्कुल, लेकिन भाजपा के पास मुद्दा था कि देवेंद्र यादव बिलासपुर का है क्या, जिसको दुर्ग से भेजा गया है। सरोज पांडे को दुर्ग से कोरबा भेजा गया, देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने बिलासपुर भेजा। सोनिया गांधी हिंदुस्तान की है क्या, वो तो इटली से आके राजनीति कर रही है। राहुल गांधी केरल से जाके लड़ रहे हैं। तो बाहरी वाले मुद्दे का जवाब तो बहुत था, लेकिन जो लोकल लोग हैं वहां के, छत्तीसगढ़िया लोग हैं, उनके सामने 2 चीजें रखी गई कि सरोज पांडे छत्तीसगढ़ी मूल की भी नहीं है। अब वो राहुल गांधी का केरला का वो असर करे ना करे वहां पे ये जवाब, वो एक अलग बात है। लेकिन सरोज पांडे छत्तीसगढ़ी मूल की नहीं है, ये एक मुद्दे को वहां बनाया गया। दूसरा, वो कोरबा इलाके की नहीं है, इस मुद्दे को बनाया। तीसरा, जो आपने कहा, बहुत सही बात आपने कही है, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, बीजेपी के कोई नेता भी नहीं चाहते थे कि सरोज पांडे वहां से जीते। भाजपा के भीतर की जो राजनीति है छत्तीसगढ़ में, उसमें माना जाता है कि सरोज पांडे के साथ एक ही है। कौन है मालूम है? साया। जब तक धूप रहती है तब तक साया उनके साथ उनका चलता है। बीजेपी में उनके साथ उनके साये के अलावा कोई नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं बीजेपी के, मुझको नहीं मालूम है। लोग कहते हैं उन्होंने एक भी नेता को अपना नहीं बनाया है, एक भी कार्यकर्ता को अपना नहीं बनाया है, ऐसा लोग कहते हैं। अगर ऐसा होगा कोरबा में कि नेता कार्यकर्ता कोई भी नहीं है, मुझको किसी ने ये कहा कि मध्य प्रदेश से भाजपा के एक बड़े नेता ने अपने पीए को 1 महीने के लिए भेजा था, कोरबा में रह के सरोज पांडे का काम करने के लिए 1 महीने के लिए भेजा था। मुझको नहीं मालूम ये सच है कि नहीं, लेकिन मुझको भाजपा के लोगों ने भी कहा, कांग्रेस के लोगों ने भी कहा, नाम बतला के कहा, नेता का भी, उनके पीए का भी नाम बता के कहा कि पूरा चुनाव का इंतजाम, कोऑर्डिनेशन, फंड मैनेजमेंट वही कर रहे थे। तो अगर मध्य प्रदेश से ला के काम करवाना पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ से आपके पास नहीं है लोग वहां पे, मुझको लगता है इसका नुकसान सरोज पांडे को झेलना पड़ सकता है। एक दूसरा, मुझको लगता है कि महंत दंपत्ति जो है, महंत जी भी सांसद रहे हुए हैं, अभी पत्नी सांसद है, महंत जी विधानसभा में भी है। ये लोग सरल स्वभाव के हैं, इनको लोग शरीफ सरल स्वभाव का मानते हैं। शराफत में सरोज पांडे में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके व्यवहार को लोग थोड़ा सा एरोगेंट मानते हैं। मैं नहीं जानता, मेरे से तो विनम्र होके बात करती हैं, लेकिन मैं तो आम व्यक्ति नहीं हूँ। तो सरोज पांडे को वहां पे ये दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। दूसरा, अगर मैं हार्ड पॉलिटिक्स की बात करूं, इलेक्शन पॉलिटिक्स की, तो वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एक पालीताना खार सीट है, वहां से एमएलए भी है उनका अभी। वो एमएलए बीजेपी ने लाख कोशिश कर ली थी कि उस एमएलए को खड़ा कर दिया जाए, मैं मिसेस महंत के खिलाफ, वो नहीं हो पाया। मुझको ऐसा लगता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ महंत जी ने अपने जो
मधुर संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, उसको उन्होंने इस बार इनकैश किया है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कैंडिडेट लड़ा जरूर है, लेकिन बहुत एग्रेसिवली नहीं लड़ा इनके खिलाफ। और ऐसा मानते हैं कि कोरबा की जो 8 सीटें हैं विधानसभा सीटें, इसमें जो गोंडवाना का जहां से एमएलए है वहीं से आज ज्योत्सना महंत को सबसे बड़ी लीड मिलेगी। 50-60 हजार की लीड मिल सकती है, कम से कम 25-30 की तो मिलेगी ही, ऐसी एक चर्चा है। अब मैं कुल मिला के बात को खत्म भी करें कोरबा के ऊपर, कोरबा एक बड़ी इंटरेस्टिंग टक्कर की सीट है, बड़ी इंटरेस्टिंग टक्कर की। इससे सरोज पांडे का भी एक ताजा भविष्य तो तय होगा, निकट भविष्य तय होगा, दूर का तो किसी ने देखा नहीं है, बहुत ऊर्जा है उनमें। अच्छा मुकाबला रहा है यहाँ पे, दोनों तरफ से अच्छे से चुनाव लड़ा गया, रुपए पैसे की किसी को कोई कमी नहीं रही, और 20-25 हजार वोट तक का एक फासला यहाँ पे हो सकता है रिजल्ट में। कोरबा उन सीटों में से है जिनमें फासला बहुत बड़ा नहीं रहता है रिजल्ट में, लो मार्जिन से तय होता है यहाँ पर। इस बार भी हो सकता है ऐसा ही हो, इस बार भी ऐसा ही हो। जांजगीर चांपा एससी सीट, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। विधानसभा की सीटों में, विधानसभा की 8 सीटों में शायद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम इन्फ्लुएंस रहा, और जांजगीर चांपा एक ऐसी सीट रही जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। तो जांजगीर चांपा भी इस बार बताया जा रहा है शिव कुमार डहरिया जो कैबिनेट मंत्री रहे अभी कांग्रेस रिजीम में, वो शायद यहाँ से निकाल पाए। कमलेश जांगड़े यहाँ पे एनडीए के कैंडिडेट हैं। आपको क्या लग रहा है? एक जो सर्वे है, कथित सर्वे, अब उसमें बताया जा रहा है कि 10-1 की अगर बीजेपी को 10 सीट जा रही है 11 में से, तो एक वो सीट है जहां पर अगर कांग्रेस अपनी बढ़त बना रही है, तो वो है जांजगीर चांपा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कमलेश जांगड़े वहां से कमजोर हो, शिव कुमार डहरिया वहां से निकाल पाए? कांग्रेस ने शिव कुमार डहरिया को भी इस बार इसलिए उतारा है क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेस थे, इलेक्शनियरिंग करने के, चुनाव लड़ने के वो रिसोर्सेस थे, और कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ है जांजगीर चांपा में थोड़ी ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या जांजगीर चांपा एक वो सीट हो सकती है जो कांग्रेस निकाले कोरबा के अलावा? जांजगीर चांपा को अगर देखें पार्लियामेंट्री सीट को, तो यहाँ जो 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 की 8 कांग्रेस के पास हैं। ये चरणदास महंत के प्रभाव का इलाका है पूरा, वो खुद भी इसी इलाके से विधायक हैं। बाकी सीटें जो है विधानसभा की महंत जी के इन्फ्लुएंस की सीटें हैं, उनके प्रभा मंडल की सीटें हैं। उन्होंने यहाँ पे इनको शिव डहरिया को टिकट दिलाने में मेहनत इसलिए की कि कम से कम वहां का खर्च महंत जी के ऊपर ना आ जाए। किसी गरीब को मिल जाती टिकट, गरीब या ईमानदार को टिकट मिल जाती, तो खर्च का बोझ महंत जी पे आ जाता। तो शिव कुमार डहरिया को टिकट दिलाई गई, जिनके ऊपर पर्याप्त आरोप लगे हैं। 5 साल की भूपेश सरकार में ये म्युनिसिपल मिनिस्टर रहे हुए हैं, खूब सारे आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने इस बार क्वालिफिकेशन में ये भी देखा कि जिनके ऊपर खूब आरोप लगे हैं वो पार्टी के दरवाजे आके खड़े नहीं हो जाएंगे कि पैसा दे दो। तो ऐसे लोगों को कई जगह टिकट दी गई, उनमें से शिव डहरिया को नंबर 1 माना जाता है कि पैसा कमाने में और खर्च करने में, इस हिसाब से उनको यहाँ टिकट दी गई। 8 के 8 कांग्रेस एमएलए हैं। मुझको जो इंटरनल बात पता लगी है वो ये कि शिव डहरिया ने इन कांग्रेस एमएलए के मार्फत वहां पर चुनाव प्रचार नहीं किया, इनको पैसा नहीं दिया इनके हाथ में, इसने अपनी पैरेलल टीम खड़ी की और उस पैरेलल टीम के मार्फत खर्च किया। अगर शिव डहरिया यहाँ से चुनाव हारते हैं तो आप मान लीजिए इनका ये फैसला उसका जिम्मेदार रहेगा कि यहाँ पे कांग्रेस विधायकों के बजाय इन्होंने नए लोगों को खड़ा किया। जो मौजूदा विधायक हैं उनकी इज्जत नहीं की, उनको महत्व नहीं दिया, उनको पैसा नहीं दिया। ये एक वजह है। इन्होंने, मुझको जो पता लगा है वो ये है कि चरणदास महंत जो बगल की सीट से उनकी पत्नी लड़ रही थी, चरणदास महंत प्रचार कर रहे थे, इन्होंने महंत जी को भी कोई चुनावी चंदा वगैरह नहीं दिया, जबकि 5 साल इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने कमाया खूब है। तो ये सीट जो है ये रुपए पैसे के खर्च वाली सीट है। ये यहाँ पे बीजेपी उम्मीदवार जो है वो बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मुद्दा यह है शिव डहरिया जीतेगा या शिव डहरिया हारेगा, इतना ही मुद्दा है यहाँ पे। यहाँ पे मुझको एक चीज जो समझ में नहीं आई वो ये है कि महंत रामसुंदर दास जो इस इलाके से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, विधानसभा में उनको रायपुर से लड़वा के हरवाया गया ब्रिजमोहन अग्रवाल के खिलाफ।
उन्होंने पार्टी छोड़ दी कांग्रेस, वो घर बैठे हुए हैं। वो इस इलाके में काम आ सकते थे बीजेपी के, लेकिन बीजेपी उनको नहीं लेके गई उस इलाके में। उस इलाके में उनका बड़ा प्रभाव है कुछ एक सीटों पे, लेकिन बीजेपी पता नहीं क्यों उनको लेके नहीं गई। कई लोगों को लेके गई है कांग्रेस से, ये कांग्रेस छोड़ चुके थे विधानसभा के बाद, आज तक इनको बीजेपी लेके नहीं गई। मुझको लगता है कि अगर बीजेपी वहां हारेगी तो इसको मैं एक स्ट्रेटेजिक चूक मानूंगा कि उन्होंने वहां महंत रामसुंदर दास का इस्तेमाल नहीं किया। उस इलाके से पहले ये विधायक रह भी चुके हैं रामसुंदर दास जी। रामसुंदर दास जी, आज क्योंकि टाइम का बड़ा अभाव है, हमने वो 4 सीटें डिस्कस कर ली है जहां पर अच्छी खासी इस बार फाइट नजर आ रही है। हम ये जो डिस्कशन है जी, एक सीट बाकी है, लेकिन सर क्योंकि टाइम का बड़ा अभाव है हमारे पास, तो हम उस एक सीट को कल लेकर जाएंगे। और इनफैक्ट हम आने वाली जो बहुत इंटरेस्टिंग सीट्स है राजनांदगांव, जिसपे अगेन बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या ये भी एक सीट है जहां पर, क्योंकि भूपेश बघेल का जो डिग्निटी है वो दांव पे लगी हुई है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक डिग्निटी फाइट हो गई है वहां से। तो राजनांदगांव पे क्या किस्सा रहेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। दुर्ग में विजय बघेल, के डिस्टेंट रिलेटिव भूपेश बघेल के विजय बघेल लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अगर किसी को रिपीट किया है तो विजय बघेल को रिपीट किया। उस पे 2 नामों में से एक नाम विजय बघेल है, उनके अगेंस्ट साहू कैंडिडेट राजेंद्र साहू है। और भी काफी इंटरेस्टिंग सीट्स है, जैसे कि रायपुर इस बार नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, और क्या उसके लिए जिम्मेदार होगा। इन सारी फैक्टर्स पे हम कल बात करेंगे, और पीएम मोदी का फैक्टर भी कितना इंपॉर्टेंट रहा, इन सारी सीट्स पे कितना प्रोमिनेंट रहा, ये भी देखना बाकी होगा। कल हमारे साथ जुड़िएगा बिल्कुल इसी वक्त पे छत्तीसगढ़ राउंडअप में हम दोबारा इस डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। पार्ट 1 हमने आपको आज ये दिखा दिया कि कौन से वो महत्वपूर्ण सीट्स है जहां पर फाइट होने वाली है। कल एक और एक सीट के बारे में डिस्कशन, और बाकी सारे अन्य सीटों पर क्या फैक्टर से बीजेपी वहां पर स्ट्रांग है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे सुमी केवल पटेल और वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। कल मैं फिर सुनील कुमार जी को आपके समक्ष लेकर आऊंगी और इन सारी सीटों पर डिस्कशन रिज्यूम करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय जौहार।